नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड का खास शो किस्सा बिहार का देख रहे हैं आप। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। दरअसल बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, लेकिन इन सब के बीच चुनाव से पहले ही राजनीतिक गलियारों में एक बात बहुत शोर मचा रही है, और ये बात है कि इस बार बिहार की राजनीति में मुद्दा क्या बनने वाला है, कैश का या फिर कास्ट का। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय शंकर जी। विजय शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस तरह से कैस्ट पॉलिटिक्स हावी होता जा रहा है कास्ट पॉलिटिक्स पे, क्या लगता है इस बार बिहार की राजनीति में क्या नया होने वाला है? देखिए, इस बार का बिहार का चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है, कई मामलों में रोचक होने वाला है। अक्सर कहा जाता है कि पटना जो आज सोचता है पूरा देश कल सोचता है जी। लेकिन थोड़ा सा अगर बदलते ट्रेंड को देखा जाए तो इस बार लग रहा है कि जो बिहार का में जो वोटिंग पैटर्न रहा है उसमें बड़ा बदलाव दिख सकता है, और इस बार वोटरों को अपने पास लाने के लिए जो राजनीतिक दल हैं वो बिल्कुल मुफ्त की रेवड़ियों का इस्तेमाल उसी तरह करते दिख रहे हैं जैसा देश के दूसरे राज्यों में राज्यों के चुनाव में दिखा। अगर देखा जाए अभी हाल फिलहाल की घटना है तो 3 बड़े ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किए गए हैं, जो मुझे लग रहा है कि चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। एक है अभी जो हाल में लॉन्च हुई है उनकी मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। इसके जरिए जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको इंटर्नशिप देने की उसमें व्यवस्था है। एक और जो योजना है जो मुझे लग रहा है कि एक गेम चेंजर हो सकती है, चूंकि बिहार की बड़ी आबादी गरीब है, और आपको बिल्कुल आइडिया होगा कि हाल ही में जो जातीय सर्वे हुआ था जो सामाजिक आर्थिक स्थिति का, उसमें जो 94 लाख गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया था उनको 2-2 लाख रुपए की रकम जिससे देने का फैसला किया गया है। इससे मुझे लग रहा है कि एक बड़ा वोटर वर्ग तैयार होगा, और जो शायद सरकार की तरफ जो मतलब ईवीएम का बटन दबाने के लिए ला सकता है जी। तीसरी जो एक योजना है वो मुझे लग रहा है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया है, तो ये भी एक बड़ा लाभार्थी वर्ग नीतीश कुमार ने या कहें एनडीए की सरकार ने जो बिहार में है उसने तैयार कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 बड़ी योजनाओं के जरिए लाभार्थी वर्ग को तैयार करने की कोशिश हुई है, और उसमें एक हो गया आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसके दायरे में मुझे लगता है 1 करोड़ से अधिक लोग आते हैं, और 94 लाख गरीब परिवारों को मान लीजिए कि इलेक्शन से पहले 2-2 लाख रुपए मिल जाते हैं जैसा कि वादा किया गया है, जैसा कि ऐलान किया गया है, और अब रकम एक बार में ही मिलनी है। पहले कहा जा रहा था कि टुकड़ों में मिलेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं वोटरों को का झुकाव बदलने में थोड़ा सा मददगार हो सकती है। और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है जिसमें उसमें कई कैटेगरी है, तो वो भी वोटरों को मुझे लग रहा है एनडीए के पाले में लाने में मददगार साबित हो सकती है। बिल्कुल विजय जी, जिस तरह से देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि आजकल बिहार की राजनीति में कंपटीशन चल रहा है? तेजस्वी यादव कहीं जाते हैं तो वो अलग वादे और दावे करते हैं, कहने लगते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। एक तरफ वो वृद्धा पेंशन की बात कहते हैं कि उनकी सरकार बनी तो इतना रकम कर दिया जाएगा, उससे पहले ही नीतीश कुमार उसे 400 से 1100 कर देते हैं बढ़ा के। कंपटीशन चल रहा है क्या यहाँ? इसको थोड़ा हम दूसरे तरीके से देखते हैं। कंपटीशन तो रहता है, राजनीतिक दलों में हमेशा कंपटीशन रहता है, खुद को बेहतर बताने का। जो सत्ता में नहीं है वो बताता है कि सत्ता में जो लोग हैं उनसे हम बेहतर करेंगे, आपकी जिंदगी को बदल देंगे। तो नीतीश जी सत्ता में है तो उनकी जवाबदेही है। 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं पिछले, चाहे गठबंधन कोई भी हो, उनका अलायंस पार्टनर कोई भी रहे, चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी हो, आप देखिए कि वो सत्ता में तो वही रहे हैं।
बिल्कुल। और जब सत्ता में वही हैं तो उनकी जवाबदेही बनती है। और 20 साल सत्ता में बने रहना कोई छोटी सी चीज नहीं बिल्कुल, होती है। यानी कि नीतीश कुमार हो या एनडीए हो, यही चाह रही है कि तेजस्वी यादव जो भी मुद्दा उठा रहे हैं उसका कार्ड पहले ही निकाल दिया जाए ताकि उनके पास कोई मुद्दा ना बचे। नहीं, देखिए ये बिल्कुल आप कह रही हैं कि जो भी रहता है, कहते हैं ना कि अटैक इज बेस्ट डिफेंस। ये आर्मी की स्ट्रेटजी होती है कि कहते हैं कि भाई सामने वाला हो तो उससे पहले अटैक कर दिया आपने, कुछ मौका ही नहीं छोड़ा। तो भाई इसका अंतर क्या पड़ता है? भाई जो इशूज है, बेरोजगारी का इशू है बिहार में, इसको मानना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि वहां के लोगों को पलायन करना पड़ता है नौकरी के लिए। आपको मानना पड़ेगा कि गरीबी है, स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है। जो लोग पढ़ते लिखते हैं, जो अच्छी नौकरी पा लेते हैं, उसमें से होली, दीपावली, छठ तक तो कनेक्शन है, लेकिन वो बाहर की ही अर्थव्यवस्था में घुल मिल गए हैं। तो अब तेजस्वी जिनको वहाँ पे पॉलिटिक्स करनी है, जिनको वहाँ पे जो वोटर है, वो जो देख रहा है कि भाई दिल्ली में सरकार बनी है तो वो किन वादों के सहारे गई है, वहाँ वोटरों को क्या मिल रहा है, पंजाब में क्या मिल रहा है, हरियाणा में क्या मिल रहा है, महाराष्ट्र में क्या मिल रहा है, पड़ोसी झारखंड में क्या मिल रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या मिल रहा है, यूपी में क्या मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वोटर अब ये सोचता है कि जो मैं वोट दे रहा हूं उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है। अब इसी ने एक होड़ पैदा कर दी है। और किसी भी इलेक्शन में जो राजनीतिक दल होते हैं वो टेस्टिंग बलून की तरह बहुत से मुद्दों को एक एक करके छोड़ते हैं। अब उसमें कौन सा मुद्दा काम कर गया, उसी के आधार पे तय होता है कि भाई सरकार बनेगी या सरकार नहीं बन रही है। वोटर भी बहुत हिसाब किताब करता है कि किसको वोट देने में फायदा है, किसको वोट देने में नहीं फायदा है। अगर हम किसी ने कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने क्या झूठा वादा ही कर रहा है, सिर्फ उसकी सरकार में नहीं आ पाएगी, कहीं कुछ वोटों के अंतर से कुछ लोग मैंने कोई पिछड़ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि वोटरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अब वादों की मदद ली जा रही है। और उसमें जो आपने कहा महिलाओं को साधने के लिए, महिला वोटरों को साधने के लिए, आपको एक रोचक बात बता दूं कि नीतीश कुमार जो सत्ता में है इतने साल से, उसमें उन्होंने महिलाओं को एक बड़े वोट बैंक की तरह बनाया है। महिलाओं के बीच उन्होंने बहुत अच्छी मतलब अपनी साख बनाई है और वो एक उनका मजबूत वोट बैंक माना जाता है। अब इस वोट बैंक में सेंधमारी की तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 2500 रुपए सरकार बनने पे उनका कहना है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो 2500 रुपए देंगे हम महिलाओं को। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप देखिए, हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में कुछ बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इस तरह का ऐलान कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं बिल्कुल होगी। तो क्या लगता है इस बार के चुनाव में महिला वोटर्स जो हैं वो किस तरह की भूमिका निभाएंगी? देखिए, बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को साइलेंट वोटर कहते हैं। और बिहार की पॉलिटिक्स में अगर थोड़ा सा बड़े कैनवास पर देखा जाए तो पहले जातियों की पॉलिटिक्स चलती थी पूरे देश में, बिहार में भी है, कोई ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है। लेकिन अब नए वोटर वोट बैंक को गढ़ने का नए तरीके से काम चल रहा है। कभी महिलाओं को अलग से वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाता था, लेकिन अब महिलाएं एक सशक्त वोटर बनी हैं और बहुत ही वोकल होकर वोट कर रही हैं। तो कोई भी राजनीतिक दल उनको नाराज करने का मैंने जोखिम नहीं उठाना चाहता, चाहे वो नीतीश जी हों, चाहे वो तेजस्वी हों। तो हर कोई चाहता है। और देखा है महाराष्ट्र में कि महिलाओं ने किस तरह से सत्ता परिवार मैंने जो बनाए रखने में, जो वहां पर वादों ने किस तरह से काम किया। और का झारखंड पड़ोस का एग्जाम्पल है। मैंने बेसिकली नाराज नहीं करना चाहता, हम पंगा लेना शब्द तो नहीं कहेंगे, नाराज नहीं करना चाहता। और महिलाएं कैसे वोट दे रही हैं, इसको वोटिंग पैटर्न को समझने के लिए अगर मैं एक डेटा की बात कर रहा हूं, 2010 बिहार चुनाव में जो पुरुषों ने 53% वोटिंग किया और महिलाओं ने इनसे ज्यादा 54.5% रहा। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोट परसेंटेज ज्यादा रहा। बिल्कुल। 2015 में आइए 51.1% पुरुषों ने किया वोट और 60.4% महिलाओं ने किया। यहां देखिए कितना बड़ा अंतर आ गया। इसी तरह से 2020 में 54.6% पुरुषों का रहा
और 59.7% महिलाओं का वोट प्रतिशत रहा। तो महिलाएं किसको वोट देती हैं? महिलाएं उस आदमी को वोट देना पसंद जो उनकी जिंदगी, उनके घर परिवार की जिंदगी को बेहतर करने में, आसान करने में मददगार साबित हो। तो आप याद कीजिए, नीतीश कुमार ने साइकिल योजना लड़कियों के लिए चलाई थी, उसने भी महिलाओं को नीतीश के करीब लाने में मदद किया। शराबबंदी बिहार में लागू की, रेवेन्यू को भले ही बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि महिलाएं बहुत ही माने मजबूती के साथ वोट कर रही हैं और अब उनकी एक अलग पहचान है। वो अब उस तरह से वोट नहीं कर रही कि पुरुषों ने जहां कह दिया वहां पर कर रहे हैं। उनकी अपनी चॉइस, वॉइस, ओपिनियन पॉलिटिक्स में है और जो अब खुल के सामने आ रहा है। यही वजह है कि कई बार पॉलिटिकल पंडित जो है वो फेल हो जा रहे हैं। जी ठीक है, कंक्लूड करने से पहले एक किस्सा सुना दीजिए। अच्छा, चूंकि बात हम लोग खजाने की बात हुई और जब भी मुफ्त की रेवड़ियाँ और ये सब सरकारी योजनाएं हैं तो इसमें बहुत पैसा लगता है। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत पुरानी बात करते हैं। पाटलिपुत्र का गौरव बहुत ही पूरी दुनिया जानती है। सम्राट अशोक के दौर में जब पाटलिपुत्र का जो गौरव था वो बहुत ज़्यादा था। तो सम्राट अशोक के आखिरी दिनों की बात करते हैं। उस दौर में हुआ ये कि वो बहुत बीमार रहने लगे। सत्ता परिवर्तन की बात आ रही थी, किसी को ये था कि उनका जो उत्तराधिकारी होगा वो कमांड लेगा। लेकिन उन्होंने, चूंकि आपको पता होगा, बौद्ध धर्म को अपना, बौद्ध धर्म में उनकी जो थी वो काफ़ी सहानुभूति भी रख रहे थे, मदद भी कर रहे थे, प्रचार प्रसार में भी उनके का योगदान था। तो स्वर्ण मुद्राएं बहुत वो दान कर रहे थे। और हुआ ये कि उनकी इच्छा ये थी कि 400 कोटि स्वर्ण मुद्राएं वो ऑलरेडी दान कर चुके थे और 100 कोटि और देना चाह रहे थे किसी को। और जो उनका उत्तराधिकारी बनने वाला था उससे मंत्रियों ने कहा कि अगर इसी तरह महाराज खजाना लुटाते रहे तो दिक्कत हो जाएगी, और खजाना ही ताकत होता है, राजा की असली शक्ति होता है। तो उनके जो होने वाले उत्तराधिकारी ने उनके खर्चे पर रोक लगा दिया कि आप इस तरह से दान पुण्य नहीं कर सकते। बाद में ये होता था कुछ माने प्रतिबंधों के बाद, सीमित प्रतिबंधों के बाद, कि सोने की थाली में खाते थे और उस थाली को दान कर देते थे। जी। लगा कि अरे ये तो फिजूल खर्ची कर रहे हैं, ये तो मान ही नहीं रहे हैं। फिर चांदी की थाली आई, वो भी दान करते थे। फिर तांबे पर बात आई, तांबे से भी बात जब हट गई तो उसके बाद मिट्टी के बर्तन में उनको आंवला दिया जाने लगा खाने के लिए। तो एक दिन उन्होंने चक्रवर्ती अशोक अपने मंत्री जो करीबी था उसको बुलाए, और भी कुछ लोग थे। बोले कि ये बताओ कि इस धरती का राजा कौन, इस धरती का स्वामी कौन? तो बोला कि महाराज आप। तो बोले कि मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मतलब मेरी ये स्थिति है, मुझे दुख इस बात का है कि मैं जो चाह रहा हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, और दूसरी चीज है कि मेरा जो सौभाग्य है वही दुर्भाग्य है। जी। तो कहने का मतलब कि मौर्य जो अशोक का जो साम्राज्य था वो भी आखिरी दिनों में अपनी आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा था, और जब भी खजाने को अगर अलग तरीके से माने बेहिसाब खर्च होते हैं और मुफ्त की योजनाओं पर लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं खजाने पर असर पड़ेगा। इस कहानी में अब पता नहीं है सच्चाई है क्या है, क्योंकि वो उस दौर को तो देखा नहीं किसी ने, लेकिन जो कहीं सुनी जाती है जो बात, उसके मुताबिक यही है कि मुफ्त की योजनाओं से किसी देश का भला नहीं हो सकता है। बिल्कुल विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। दरअसल वादे और दावे चुनाव से पहले बहुत हो रहे हैं, लेकिन इन सब की हकीकत क्या है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए किस्सा बिहार का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।